कि इस देश में इंसाफ है कहाँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा नेशनल प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय स्तर पे खड़ा किया जाए जो इंसाफ के आधार पे सब जो राजनीतिक दल हैं एकजुट हो जाएं। और मैं समझता हूं कि जहाँ जहाँ भी कोई भी नागरिक बैठा है और उसको बेइंसाफ़ी और नाइंसाफ़ी नज़र आ रही है तो उसको तुरंत इंसाफ का सिपाही बन जाना चाहिए। इसीलिए मैंने एक वेबसाइट इंसाफ के सिपाही.co.in का उद्घाटन किया। और मैं चाहता हूं कि हर कस्बे में, हर गली में, हर लोकेलिटी में वो जो नागरिक हैं जो बेइंसाफ़ी देख रहे हैं उनको इंसाफ के सिपाही बनकर उनको लड़ाई लड़नी चाहिए और मैं उनके साथ रहूँगा। और आपको मालूम है कि ये दुनिया के इतिहास के जहाँ जहाँ बदलाव आया वकीलों के द्वारा आया। जी बिल्कुल। और मैं सोचता हूँ कि इस मुहिम में वकीलों को आगे बढ़ना चाहिए। इस देश में मुझे इस बात का ताज्जुब है कि वकील चुप हैं। चुप क्यों हैं? बिकॉज़ वकील ही लड़ाई लड़ सकते हैं बेइंसाफ़ी की। तो मैं चाहूँगा भी कि वकील भी एक मंच पे आएँ, किसी भी राजनीतिक दल के हों, वो कोई बात नहीं। बेइंसाफ़ी की लड़ाई वकील लड़ सकते हैं और साथ में देश के नागरिक उनके साथ जुड़ें। इसी सोच के साथ मैंने ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके पीछे ये था कि इंसाफ के सिपाही, मतलब क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि सिर्फ इंसाफ होना या कराना नहीं बड़ी बात है, उसके साथ जुड़ना। क्योंकि सिपाही तो एक मैदान में जंग में खड़ा होता है, सिपाही पे बहुत सारी चीज़ें तय की जाती हैं कि ये सिपाही जंग जिताने के काम आते हैं। तो ऐसे क्या आपने कुछ सेलेक्ट किया है या कुछ आपने सोचा है कि कैसे इस फोर्स को तैयार करें? कुछ इसका आपने देखिए, अब देखा है कि इसका और मैं अगले 1-2 हफ्ते में मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग इसके साथ जुड़ जाएंगे। साथ में मैंने राजनीतिक दलों के साथ भी थोड़ी थोड़ी बात की है और उन्होंने भी इसका समर्थन किया। आपको मालूम है कई पूर्व चीफ मिनिस्टर ने इसका समर्थन किया। नहीं बल्कि अभी तो वर्तमान सिटिंग चीफ मिनिस्टर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने आपको सपोर्ट किया, दिल्ली के, छत्तीसगढ़ के, उन्होंने सब सपोर्ट किया। जी। तो अगर वो भी साथ में जुड़ जाएंगे तो इस मुहिम को हम प्रदेशों में ले जाएंगे और वहाँ फिर आग्रह करेंगे नागरिकों से कि आप इंसाफ के सिपाही बनो। और ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म बन सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ज़रूर बनेगा, बन सकता है, ये मेरा प्रयास है। और इस आधार पे हम मोदी जी के खिलाफ 2024 में खड़े हो सकते हैं। तो सर क्या आप भी मानते हैं, क्योंकि आप तो सर क्या आप भी मानते हैं, क्योंकि आप तो मतलब इसीलिए मैंने कहा कि आप तो पहले से ऑलरेडी लीडर हैं, आपने बड़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, फिर आप केंद्र के मंत्री रहे और तमाम चीज़ें आपने देखी। वो हमने देखा है कि रात में जग के भी आप बहुत सारे काम, मतलब सड़कों पे भी आपको देखा, आपके साथ बहुत सारा हम लोगों ने वर्क किया है। आपको लगता है सर कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनके कार्यकर्ता, उनके लोग भी आपके साथ वैसे जुड़ेंगे जैसा आप चाहते हैं? ऐसा मैं चाहता हूँ ना, इंसाफ की बात है तो चाहे बेइंसाफ़ी उत्तर प्रदेश में हो रही हो, चाहे महाराष्ट्र में हो रही हो, हाँ, चाहे वो शिवसेना से जुड़ा हो या कांग्रेस से जुड़ा हो या एनसीपी से जुड़ा हो या लालू जी की पार्टी से जुड़ा हो, आरजेडी से जुड़ा हो, तो अगर बेइंसाफ़ी हो रही है तो वो नागरिक जुड़ सकता है, हालांकि वो किसी भी दल के साथ भी जुड़ा हो, लेकिन इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ सकता है और अपने नेताओं के साथ भी जुड़ सकता है। बिल्कुल है सर। तो आपको बिल्कुल है सर। तो आपको लगता है कि इसमें सबसे इंटरेस्टेड तो ये रहा कि सर जो हमेशा आपके विरोध में रहे, अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें, सबसे पहले सपोर्ट देने में उन्होंने ये हाथ बढ़ाया। क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश हो रही है या आप चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हों जो कहीं ना कहीं से 2024 के लिए एक रोड मैप की तरह तैयार हो, एक ऐसी चीज़ें हों जिस पे बार बार ये सवाल उठता है कि ऑपोजिशन एक साथ नहीं है, ऑपोजिशन एकजुट नहीं है, इसमें एक अहम भूमिका हो सकती है? ये जो सवाल वाजिब भी है, क्योंकि ममता जी जैसे पश्चिम बंगाल में वो डोमिनेंट पार्टी है वहाँ, ठीक है ना, कोई और, हम कांग्रेस तो है ही नहीं वहाँ, ठीक है, बाकी दल भी नहीं है। हाँ, इधर आप महाराष्ट्र में देख लो तो वहाँ ममता जी नहीं है, ठीक है ना, पंजाब में देख लो तो वहाँ भी ममता जी नहीं है, वहाँ उद्धव जी भी नहीं है। तो ये जो लड़ाई है ये प्रांतों में लड़ी जाएगी, ठीक है ना, बट प्लेटफॉर्म क्या होगा? जहाँ कांग्रेस डोमिनेंट पार्टी है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो बाकी
प्रदेश हों, वहाँ कांग्रेस जो डोमिनेंट पार्टी है वहाँ कोई और भी नहीं है। तो जहाँ जहाँ भी प्रदेश की पार्टी चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो वहाँ वो संभाल रही है, तो बाकी दलों को उनके साथ जुड़ के उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर हम आपस में लड़ाई लड़ेंगे, हाँ, और मतभेद पैदा होंगे तो फिर तो हम कभी ये लड़ाई जीत ही नहीं सकते। तो उसका नेशनल प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है कि सरकार हर स्तर पे बेइंसाफ़ी कर रही है। चाहे वो फिनेंस कमीशन हो, फिनेंस कमीशन में मैंने कहा था कि जो हमारे केंद्र के रेवेन्यू हैं उसमें से 41-42% प्रदेशों को जाएगा, राज्य सरकारों को जाएगा। आज के दिन वो 31% रह गया। तो ये बेइंसाफ़ी नहीं, हर प्रदेश के साथ बेइंसाफ़ी है। तो वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन सकता है। इस देश में जो हमारे टीचर्स हैं उनकी एवरेज सैलरी सरकारी स्कूलों में केवल 25,000 रुपया है, और जो नॉन गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनकी एवरेज सैलरी 12,000 रुपया है, और उनका घर का खर्चा ही 14,000 रुपया है। तो बेइंसाफ़ी नहीं हो रही। ये केंद्र सरकार को, ये उद्योगपतियों को तो कंसेशन देती हैं, उनके जो टैक्स रेट 30 से 25% कर दिया, 25 से 15 कर दिया, या 22 कर दिया, 22 से 15 कर दिया, ठीक है ना। तो ये तो कंसेशन दे रही है और करोड़ों रुपए की टैक्स नहीं लगा रही। तो ये केंद्र सरकार टीचर्स की सैलरी क्यों नहीं बढ़ाती? ये एक प्लेटफॉर्म है, टीचर्स का प्लेटफॉर्म। और अगर सैलरी क्या हम कहते हैं कि 50,000 सैलरी होनी चाहिए। देखिए, ये देश के भविष्य का सवाल है। टीचर सही होगा तो बच्चा भी सही होगा। बिल्कुल सर, पहले ठीक है ना। सबसे बिल्कुल सर, पहले ही कहते थे, इसीलिए हमने शुरुआत भी यही की कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे ना बाप। इनकी जो फोकस है वो है कि धर्म के आधार पे हादसा कराना, ठीक है ना। हिंसा का वातावरण, यूनिवर्सिटीज में हिंसा आ गई, पहले नहीं होती थी। अब यूनिवर्सिटी में लोग चले गए हैं, वहाँ हिंसाएं कि हम रोज के रोज देखते हैं। छात्रों को अंदर किया जा रहा है, ये बेइंसाफी की बात नहीं है। इसमें सारे दल एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा। प्लेटफॉर्म क्या है? बेइंसाफी के आधार पे सरकार, केंद्र सरकार क्यों बेइंसाफी कर रही है, और देश की जनता को बताओ कि ये नाइंसाफी की वजह से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। जो आप अमृतकाल की बात कर रहे हो, वो ऐसे नहीं अमृतकाल आएगा। जैसे अच्छे दिन आप भूल गए, अमृतकाल भी आप भूल जाओगे। अमृतकाल तो तभी आओगे ना अगर जो 80 करोड़ लोग हैं इस देश के, जिनका पर माह जो कमाई है वो 5,000 रुपया है। 5,000 रुपया से कोई भी सरवाइव कर सकता है इस देश में? नहीं कर सकता ना। तो लड़ाई तो उनकी है, उनको साथ में जोड़ना चाहिए, ना कि हम कहें कि इस पार्टी को ये टिकट मिलनी चाहिए, इसको ये टिकट मिलनी चाहिए। उसमें फिर हम बिखर जाएंगे। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा प्रयास है, मेरी सोच ये है कि एक मंच पे आकर, वो इंसाफ के मंच पे आकर हमें 2024 का सरोकार की बात जन आंदोलन के सरोकार की बात जन आंदोलन के तौर पे आप करना चाहते हैं। आप ये करना चाहते हैं कि लोग अपनी बात भी रखें, अपने तरीके से रखें, और उसको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म न बनाए, बल्कि आप सोशल प्लेटफॉर्म बनाएं। सर वैसे सोशल भी पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सोशल और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में कोई अंतर नहीं है। देखिए, हमारा प्रियम्बल संविधान का क्या कहता है कि यहाँ आर्थिक न्याय होना चाहिए, यहाँ सामाजिक न्याय होना चाहिए, यहाँ राजनीतिक न्याय होना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक राजनीतिक न्याय का सवाल है, इन्होंने 7 सरकारें गिरा दी जो चुन के बनी थी, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो अभी महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे मेघालय हो। सरकार में वो कहते हैं कि हमारा, लेकिन सर महाराष्ट्र की सरकार में वो कहते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार में वो तो कहते हैं कि सामने वाले लोग ही टूट गए और इसलिए। हाँ करेक्ट, तो टूट गए, उसके बाद गोद में जाके बैठ गए, बीजेपी की गोद में। तो तोड़े किसने और गोद में किसने बैठाया और किस आधार पर और किस सोच के साथ, ठीक है ना। तो वो बात छोड़ दीजिए। हम मालूम है असलियत, इस देश की असलियत क्या है, वो कैसे तोड़ी जाते हैं सरकार। आपको मालूम है, मुझे मालूम है, जो तोड़ते हैं उनको भी मालूम है, और नहीं भी जो तोड़ते हैं उनको भी मालूम है, जनता को भी मालूम है। ये बात छोड़ दीजिए। असल बात यह है कि ये बेइंसाफ़ी तभी लड़ी जाएगी अगर हम इकट्ठा होकर लड़ेंगे। ये मैंने आपको उदाहरण दिया राजनीतिक बेइंसाफ़ी। ईडी का क्या कर रहा है?
सीबीआई का हिंदुस्तान अपना काम कर रही ईडी तो सर कह रहे हैं कि ईडी अपना काम कर रहा है। हिंदुस्तान का भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग, तमाम लोग यही कह रहे हैं सर कि वो ईडी तो अपना काम कर रहा है, सीबीआई अपना काम कर रहा है, पहले भी करता था, अब थोड़ा और एक्टिव कर रहा है। ईडी के नजरिए में हिंदुस्तान का नक्शा है, दो हिस्सों में बटा हुआ है। जहां भाजपा की सरकार हो वहां कोई रास्ता नहीं दिखता, जहां विपक्ष की सरकार हो वहां रास्ते ही रास्ते हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल ईडी का 125 प्रोसिक्यूशंस, आई मीन इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, उनमें से 118 विपक्ष के लीडर के खिलाफ हो रही हैं। मतलब हिंदुस्तान में कोई भी भाजपा का लीडर, चाहे वो सरकार में हो चाहे सरकार में ना हो, ईडी को लगता है कि वो तो पाक है, मतलब कि वो तो इज एज वाइट एज स्नो, वो तो कभी गलत कोई काम ही नहीं कर सकता, वहां तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। सर वो कहते हैं कि हम हो ही नहीं सकता। सर वो कहते हैं कि हम लोग तो काम करते हैं और काम करके हम रिजल्ट में तब्दीलियत करते हैं। रिजल्ट देख लिए ना, अभी तो पीछे ये हो गया वो हो गया, आप रिजल्ट देख ही रहे हो, बड़े अच्छे काम करते हैं ये लोग। सर सीबीआई को भी बोलते हैं कि देखिए पहले सर सीबीआई को भी बोलते हैं कि देखिए पहले सीबीआई तोता था, अब तोता नहीं है, अब वो खुले आसमान में उड़ रहा है और जहां उसको समझ आता है खुले आसमान में उड़ रहा है, जहां देखता है कि भाई इसको तो मुझे छूना नहीं है, तो वहां वो जाता ही नहीं है, वो तो आसमान में उड़ रहा है। और ऐसी उड़ान है कि उसको भी लगता है कि जो अगर किसी का साथ देगा तो और उड़ेगा। सर आपने कहा कि कानूनविदों की बात कर रहे थे, आपने कहा कि इस हर लड़ाई को कानूनविद जो होते हैं, जब जानकार होते हैं, कहा जाता है सर कि जानकार लोगों की एक तरीके अपने अलग होते हैं, क्यों चुप हैं आखिर? क्योंकि सर आपने भी कहा और ये हमने भी देखा है कि जब कोई कभी भी हमने जो पढ़ा लिखा जो भी चीज़ें करी है सर, कि कभी किसी आंदोलन की शुरुआत 10 पढ़े लिखे लोग करते थे, और ख़ास तौर पे कानूनविद जो होते थे, जानकार जो होते थे, उन तमाम चीज़ों पे कानूनी पहलू बताते थे कि इसके ये कानूनी मापदंड होंगे और ऐसे हमको करना चाहिए। क्यों आखिर खामोश हैं वो तमाम लोग जिनके बारे में आप भी सवाल कर रहे हैं? देखिए, सभी को ये फिक्र रहता है कि हम अगर कुछ बोल देंगे तो ईडी पीछे आ जाएगा, सीबीआई पीछे आ जाएगी। अभी तो उन्होंने पीछे पश्चिम बंगाल में एक वकील को जाके उसके खिलाफ रेड कर दी, जो सरकारी वकील तो था। सर आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर किस बात का? हमने कौन से कभी गलत काम किया ही नहीं, हम भी मंत्री रहे 10 साल, तो हमारे ऊपर तो कोई ऐसा कोई आरोप है नहीं। और अगर डर किस बात का? महात्मा गांधी को डर लगता था, नेहरू जी को डर लगता था, मौलाना आज़ाद को डर लगता था, राजगोपालचारी को डर लगता था, मोतीलाल नेहरू को डर लगता था? नहीं लगता था ना। तो देखिए, डरने की बात देखिए, जिसको कुछ पाना हो, और इस उम्र में हमें क्या पाना है? मैं इनसे कुछ लेने तो नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं लेना चाहता, तो मुझे किस बात का डर है? मैं तो अपने ख्याल और अपने पोता पोती के भविष्य को देखते हुए इस बात का मुझे दुख लगता है कि किस रास्ते पे हमारा देश चल पड़ा है। वो रास्ता ख़तरनाक है, और जब तक हम सही रास्ते पे नहीं लाएंगे, संघर्ष तो वही है, लड़ाई तो उसी बात की है। सर 75 साल का उम्र है और कहते हैं सर ये उम्र है, और कहते हैं सर ये उम्र बड़ा ही, मतलब सर इसमें अभी हमने अपने जीवन में हाल फिलहाल में देखा अन्ना हजारे को सर, और बड़े ही मतलब जब उनका आंदोलन शुरू हुआ, जब उनसे लोग जुड़ते गए और लोग इकट्ठा होते गए, और फिर एक अलग तरीके सर, आपने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे आंदोलन और इतनी सारी बड़ी सारी चीज़ें देखी होंगी। जेपी को भी आपने देखा होगा, जितना हम लोगों ने पढ़ा है कि वो भी जब उन्होंने भी जब शुरुआत की तो ये 75 साल का उम्र था सर। ये 75 साल की उम्र में इस तरीके से, और जो आपके साथ जो अभी आपको रिस्पांस मिल रहा है, जो हमने भी देखा वेबसाइट और तमाम चीज़ें, जिस तरीके से लोग आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है? और हम तो कर रहे हैं, अब देखते हैं कि कारवां कैसे आगे बढ़ता है। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारी सोच यही है कि हिंदुस्तान को एक महान देश बनाना है, और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होना चाहिए, और देश को गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। और बाकी अन्ना हज़ारे साहब थे, लेकिन वो शूटिंग स्टार थे, थोड़ी देर के लिए आसमां में दिखे, फिर अब दिखते नहीं हैं। और जहाँ तक जेपी का सवाल है, बड़ा भारी परिवर्तन लाए वो, और वो ऐतिहासिक काम था, और ये तो अब वक्त ही बताएगा
इसको ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा, ये मुहिम हमारे कैसे बढ़ेगी। आपको सर जिस दिन आपने ये सोचा था, आपको सर जिस दिन आपने ये सोचा था, जिस दिन आपने ये सोचा कि अब मुझे ये काम करना है, अब मुझे इस तरीके से इस चीज़ों को आगे बढ़ाना है, मुझे लोगों तक इस तरीके से पहुंचना है, तो क्या आपने सोचा था कि, क्योंकि अभी तो मुश्किल से मैं कहूँ कि बहुत जल्दी इसका आकलन होगा, अभी 10 दिन भी हुए, लेकिन 10 दिन में जिस तरीके से रिस्पांस आपको मिल रहा है सर, हम लोगों से बेहतर आप समझ सकते हैं कि वो पौधे आपने लगाए हैं पेड़ बनने की कोशिश में, आपको लग रहा था कि ऐसा रिस्पांस मिलेगा? और जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी, मैं सबसे सरप्राइज हूँ सर, जब मैं पढ़ रहा था तो मैं सरप्राइज हूँ कि अरविंद केजरीवाल उसी प्लेटफॉर्म पे तुरंत अखिलेश यादव भी, उसी प्लेटफॉर्म पे भूपेश बघेल भी, उसी प्लेटफॉर्म पे हेमंत सोरेन भी, ये सरप्राइजिंग था, उद्धव ठाकरे भी, ये बड़ा सरप्राइजिंग था। कोई सरप्राइजिंग नहीं है किस तरह से उनके साथ बेइंसाफी हुई है, उनके दलों के साथ बेइंसाफी हुई है और सामाजिक बेइंसाफी, मतलब जिस तरह से पीछे हरियाणा में मतलब पुलिसकर्मी आरोपी के साथ मिलकर किसी की जान ले ले, इससे दुखित बात क्या हो सकती है। और अभी पीछे मेरे ख्याल सीवन में बिहार में क्या हुआ, सिवान में बिहार में क्या हुआ कि उसका किसी को शक था कि ये ले जा रहा है कुछ, उसको उन्होंने मारना शुरू कर दिया और कोई बोलता नहीं है। इस देश में कोई महान लीडर जो सरकार में है, इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं होती। मुझे ये बताओ कि इनकाउंटर हमारे कानून में लिखा है, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इनकाउंटर का तो नाम नहीं कोई लिखा, तो ये इनकाउंटर क्या होते हैं? क्या होते हैं इनकाउंटर? मुझे तो मालूम नहीं, क्रिमिनल लॉ में तो मैंने कभी सुना नहीं कि इनकाउंटर। सर बुलडोजर सुना था सर आपने? वो भी नहीं सुना। सर बुलडोजर सुना था सर आपने? वो भी नहीं सुना। इनकाउंटर होते हैं और शामों शाम मतलब कि रातों रात लोगों को बेघर किया जाता है। ये कौन सा कानून चल रहा है इस देश में? और अदालतें भी चुप रहती हैं और चुप रहती है। बुलडोजर बाबा कानून है सर, जो उत्तर प्रदेश में हर जगह है। और दूसरी बयान दिए जा रहे हैं ये धर्म संसदों में। मैं समझता हूं कि किसी लोकतंत्र, आज के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा बयान कहीं और चले हो तो वो तुरंत उसको गिरफ्तारी किया जाए। यहाँ पुलिस चुप है, अदालतें भी चुप हैं, तो ये कब तक ऐसे चलेगा? कब तक हमारे जनता ये बात को इस बेइंसाफी को सह पाएगी? कब तक? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुहिम तो आगे बढ़ेगी ना, कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा ना। सर जिस पार्टी को आपने कहना पड़ेगा ना। सर जिस पार्टी को आपने सींचा था खून पसीने से, हमने देखा है कि जब आप चुनाव लड़ते थे तो हम सुबह का ब्रेकफास्ट भी आपके साथ करते थे और रात का डिनर करते थे, लंच स्किप करते थे आप, और बोलते थे कि पहले मैं लोगों से मिल लूँ, बात कर लूँ। उस पार्टी को बहुत सींचा सर, और ख़ासतौर पे दिल्ली के हमने देखा है, आप तो स्टार प्रचारक भी रहे, पूरे देश घूमे। आज उस पार्टी के एक बड़े लीडर भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि पार्टी बहुत पहले से बहुत एग्रेसिव हुई, अच्छी हुई, तमाम चीज़ें मजबूत हुई। अभी तक जितने एग्रेसिव तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आपके लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कहा कि इस चीज़ को, इस सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है, वैसे कांग्रेस का कोई लीडर उस तरीके से नहीं आया, जबकि आपने तो उस पार्टी को, और कभी ऐसी कोई बात नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। कांग्रेस में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि जो भी आरएसएस के खिलाफ ऐसा लड़ेगा उसका हम पुरजोर साथ देंगे, और भूपेश बघेल जी भी ने पूरा बयान दिया है हमारे पक्ष में। ऐसी कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी ने पीछे नहीं हटी, और मैं समझता हूँ कि काहे को पीछे हटेगी। मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैं सभी राजनीतिक दलों की जो दिल की बात है वो मैं जनता के सामने पेश कर रहा हूँ। इसको लेकर सर इसको लेकर सर क्या प्लान है सर? मतलब इसको लेकर फिर जैसे जंतर मंतर पे आपने इनॉग्रेशन किया था, उसके बाद जाएंगे प्रदेशों में, आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे लीडरान हैं प्रदेशों में, बाकी लीडर भी, और उनके साथ जुड़ के हम ये बात आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हर प्रदेश में, हर जगह में जो नाइंसाफ़ी है उसका एक अलग ढांचा है। ये तो नहीं कि जो नाइंसाफ़ी पश्चिम बंगाल में हो रही है वही महाराष्ट्र में हो रही हो, या वही पंजाब में हो रही हो, वही कहीं और हो रही हो, तो उसका ढांचा अलग है। तो वो किस जगह पे क्या क्या बेइंसाफ़ी है वो मुद्दे हमें उठाने पड़ेंगे, और वो लोकल भी हो सकते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पे बेशक ना हो, लोकल भी हो सकते हैं, क्योंकि लोकल बेइंसाफ़ी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचती ही नहीं कई बार।
तो वहाँ भी हमें सिपाही खड़े करने। बिल्कुल है सर। तो सर अगर बिल्कुल है सर। तो सर अगर हम ओवरऑल करें, अगर 9 साल का ये 9 साल ये सरकार रही है, क्या नाराजगी सिर्फ इस सरकार से है या मतलब इससे पहले भी सिस्टम ऐसा रहा है? क्योंकि आप लोग भी 10 साल सरकार में रहे, उससे पहले भी रहे। क्या प्रॉब्लम तो कहते हैं कि पहले से चली आ रही दिक्कतें हैं, उसको दूर करने की कोशिश। थोड़ा अंतर है जी, जहाँ पावर होगी वहाँ बेइंसाफी होगी, वो जहाँ पावर होगी वहाँ बेइंसाफी। बेइंसाफी का जो क्या कहते हैं उसको बीज है वो पावर है, ठीक है, कहीं भी हो, दल में भी हो। अच्छा, बेइंसाफी तो होगी, इसीलिए वकील है, इसीलिए संविधान है। संविधान बनाए क्यों? हम कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स, राइट टू लाइफ, मानव अधिकार, बिल्कुल है सर। इसीलिए बने ना कि वो सोचते हैं कि जब सरकार बैठेगी तो मानव अधिकारों पे हमला होगा, इसलिए कोर्ट्स, बिल्कुल इसलिए अदालतें, इसलिए वकील। तो ये तो गिवन है, ये तो सभी मानते हैं, संविधान भी मानता है कि अन्याय तो होगा, बिल्कुल ठीक है ना, सो होगा, हर सरकार में होता है। लेकिन एक लक्ष्मण रेखा होती है, अगर वहां से उसके पार कर लो तो फिर वो हद से बाहर हो जाता है। तभी एक राष्ट्रीय समझ लीजिए सोच के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर वो पहचान पाए हम कितने हद तक बेइंसाफी हो रही है। पहले तो हमने कभी नहीं देखा था कि जो लोग ऐसे ऐसे पदों पर बैठे हुए हैं वो पॉलिटिक्स भी करने लगे। आपने कभी सोचा था? हिंदुस्तान का इतिहास देख लो कि गवर्नर सरकारी घराने में सबसे आगे हैं, बयान देने में सबसे आगे हैं, ये कहने कि मैं आरएसएस से पहले मेरा सबसे पहला प्यार आरएसएस से है, उसके बाद मैं गवर्नर हूँ। ये कभी सोचा था आपने? बिल्कुल ठीक है ना। और जजेस भी ऐसे ऐसे बयान देते हैं। एक जज ने कहा, मतलब हाई कोर्ट का जज, कि मोर की वजह से मोर के बच्चे कैसा पैदा होते हैं, कुछ ऐसा ही उसने बोला। मतलब कि ऐसी ऐसी बातें इस देश में हो रही हैं। पहले देखा था कि ऐसी लिंचिंग हो, पहले होती थी ऐसे खुलेआम लिंचिंग, नहीं ऐसे ओपन ऐसे इनकाउंटर होते थे। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो बड़े बड़े लीडर बयान भी देते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ। पहले होता था कि जो आरोपी है उसको सरकार की मुखालफत करने वाले आरोपी है उसको बचाया जाता है, तो सर यही बचाया जाता है। तो सर यही सवाल था सर, और मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त ले चुका हूँ, इसलिए सर थोड़ा सा ये आखिरी पड़ाव पे है सर। क्या आपको भी लगता है सर कभी कभी, जैसे आपने देखा होगा कहीं ना कहीं से आपको ये दुख लगा, आपको लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा क्या और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो हैं, खासतौर पे मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ क्योंकि सर इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी ऑपोजिशन की, क्या उसने कभी सोचा कि इन मुद्दों को लेकर, इन इश्यूज को लेकर इस तरीके से पब्लिक के बीच जाना चाहिए? आखिर वजह क्या? क्योंकि सर आप भी मानते हैं पैरामीटर कहीं ना कहीं चुनावी जीत मानी जाती है। पॉलिटिकल पार्टी है तो अगर आप जीतते हैं, चाहे आप जैसे जीतते हैं, सर कहा जाता है साम दाम दंड भेद, तो अगर आप जीतते हैं तो फिर आपके जीत का पैरामीटर रिजल्ट, वही सिकंदर नो। तो सर वही बात है। तो सर इसलिए क्यों ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी को यह बात समझ में नहीं आ रही है? लगातार चुनाव हो रहे हैं, अभी भी सर, अभी ये बात आपसे नहीं पूछना चाहिए लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के साथ तमाम दिक्कतें हैं और भी बहुत स्टेट में कई सारे कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब आप मजबूत नहीं होंगे तो आप सामने वाले से कैसे आप मजबूती से लड़ाई? मुझसे क्यों सवाल? मैं इसलिए ये सवाल नहीं कर रहा हूँ, नहीं सर, मैं इसलिए ये सवाल नहीं कर रहा हूँ, मेरा संदर्भ ये था, समझना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या पॉलिटिकल पार्टी को सबसे पहली चीज है कि अपने आप को बहुत मजबूत करने की जरूरत है? इतना आस नहीं है, क्योंकि जो आज के दिन जो हमारे देश का ढांचा है वो पिछले 2014 से बदल चुका है। आपको याद होगा, आप अन्ना हजारे की बात कर रहे थे, हमने रोक लगाई थी? बिल्कुल नहीं सर, नहीं रोक लगाई ना। जो अन्ना हजारे जी करते थे, जो अरविंद केजरीवाल जी करते थे, हमने कभी रोक नहीं लगाई। वो वातावरण अलग था। हमने कोई पाबंदी लगाई थी न्यूज़ चैनल्स पे? कब्जे में किया था न्यूज़ चैनल? नहीं किया था ना। हमने इलेक्शन कमीशन जो कर रही है कभी कैप्चर किया था? नहीं किया था। तो यहाँ जब सारी संस्थाएं देश की कैप्चर हो जाएं, अब प्रयास हो रहा है कि जुडिशरी भी कैप्चर हो जाए, तो वो वातावरण बदल गया, देश का ढांचा बदल गया। आप सोचते हो कि आसान है कांग्रेस पार्टी या किसी और दल को इन चीज़ों को आगे ले जाने का? मेन स्ट्रीम मीडिया उनका साथ दे ही नहीं रहा, आप देख ही रहे हो, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया, उद्योगपति उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। आपको मालूम है कौन कितना पैसा किसको देता है। तो ये देश का ढांचा बदल चुका है।
सरकार को आम नागरिक ही हराएगा। तो सर अब हम कपिल सिब्बल ही हराएगा। तो सर अब हम कपिल सिब्बल को इंसाफ के सिपाही के तौर पे देखें, अब हम कपिल सिब्बल को राजनेता, आप हम कपिल सिब्बल को राज्यसभा सांसद के तौर पे नहीं, बल्कि अब आज से हम परिचय, आपके नए परिचय हम दें कि इंसाफ के सिपाही। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप देख रहे थे हमारे साथ जो सर, तो आप देख रहे थे हमारे साथ जो शख्सियत थे वो इंसाफ के सिपाही कपिल सिब्बल थे, और अब उन्होंने ठान रखा है कि इस चीज को, इस मुहिम को लेकर वो बहुत दूर तक जाना चाहते हैं। उन्होंने प्लान भी कर लिया है। हम तमाम सवालों के साथ साथ एक बात को समझना चाह रहे थे कि आखिर ये 75 साल का जो जवान जो इंसाफ का सिपाही बनने को आतुर हो गया है, ये आगे चलकर क्या क्या नई इबारतें गढ़ता है, देखना ना भूलिएगा, क्योंकि ये न्यूज़ इंडिया पर एक्सक्लूसिव बातचीत में कपिल सिब्बल ने दिल खोलकर तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। हम अगले सप्ताह फिर आपसे मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।